नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में बच्चों की जान जा रही है, बड़ों की जान जा रही है, लेकिन ये सरकारें आपस में उलझी हुई हैं कि आखिर ये दिल्ली किसकी है। जब वोट चाहिए होता है, जब सत्ता के करीब पहुंचना होता है, तो ये पूरी की पूरी दिल्ली अपनी लगती है, लेकिन जब बारी काम जवाबदेही जिम्मेदारी की आती है तो हर कोई मुंह मोड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये सवाल सभी पार्टियों से आज हम करेंगे इस मंच पर कि आखिर दिल्ली को कौन बचाएगा, आखिर क्यों इतने बेपरवाह, नाकाम और लाचार दिखे हम एक बीमारी के सामने आज के दशक के हिंदुस्तान में। तो एक खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली की जनता यहां पर मौजूद है जो सीधा सवाल दागेगी। तालियों से आप अपना स्वागत कर लीजिए। ये लोग खुद सवाल पूछेंगे और यहां पर मौजूद नेताओं से हिसाब लेने की कोशिश करेंगे। बेहतर मेहमान इससे अच्छे नहीं हो सकते थे इस कार्यक्रम के लिए। विजेंद्र गुप्ता जी, एक बड़ा चेहरा दिल्ली की राजनीति के, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा जिन्होंने आज विरोध भी किया, केजरीवाल साहब के घर तक बाहर तक गई, किरण वालिया जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। इसी के साथ राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के वो चेहरा जो कि लगातार डेंगू के इस मसले पर आंकड़ों के साथ अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं मंच पर। राघव चड्ढा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। दो अन्य खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक जो कि सीएमडी है रैडिक्स हेल्थ केयर के, एक अस्पताल चलाते हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर और अस्पताल इतने मर गए कि मरीजों को लौटा दिया, मरने दिया दिल्ली की सड़कों पर। इसी के साथ हमारे साथ नरेंद्र सैनी साहब हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के, वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहला आपके पास आते हुए विजेंद्र गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये उनकी गलती, हमारी गलती तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप ये समझाइए कि क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि दिल्ली की जनता को आपके केंद्र सरकार के अस्पतालों ने उसी तरह से रुस्वा किया जितना दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने। आपके एमसीडी और एनडीएमसी ने भी उतनी ही नाकामी दिखाई, वक्त रहते आप भी नहीं जागे। अंजना जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप अस्पतालों को राजनीतिक पार्टियों के बीच में मत बांटिए। अस्पताल अस्पताल है, चाहे वो नगर निगम का है, वो दिल्ली सरकार का है, चाहे वो केंद्र सरकार का है। और जहां भी गलती हुई है, जिसने भी की है, जीरो टॉलरेंस उस पर होना चाहिए। उनके दोषों को किसी भी रूप में माफ नहीं किया जा सकता। अस्पतालों की कमी के कारण या गलती के कारण। एक सेकंड सर, ये जीरो टॉलरेंस भला क्या है? ये किस दुकान में मिलती है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस हमने कई बार सुना। अगर सफदरजंग अस्पताल ये आज कहता है कि मीडिया वाले से कोई डेंगू का पेशेंट बात ना करे, क्या है छिपाने का ऐसा उनके पास? ये जीरो टॉलरेंस के लिए आखिर हम किसका गला पकड़े? क्योंकि ये तो मेरे पास कोई फैक्चुअल चीजें तो नहीं है जो आप बता रही हैं। सफदरजंग अस्पताल केंद्र सरकार के नीचे क्या आता कहा कि कोई इंडिविजुअल क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मैं उस पर अपनी टिप्पणी, एक मिनट, कोई तो जवाब मैं देगा ना अंजना जी, मैं इतना कहूँगा कि ये जो समय है, हालांकि अगर इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा तो फिर इसमें बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि मार्च में इस बात के इंडिकेशन आ गए थे कि दिल्ली में इस बार डेंगू जबरदस्त होगा और ये जो वायरल है ये बहुत बुरी तरह फैलेगा। उसका एक कारण ये है कि इसका एक साइकिल है और इस साल उस साइकिल में दिल्ली जो है उसकी चपेट में आने वाली है। और 12 एडवाइजरीज जो हैं, वो जो डायरेक्शंस जो हैं, लेटर्स जो हैं वो लिखे गए। ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि फलानी पार्टी की सरकार वहाँ है तो उसने फलानी पार्टी की सरकार को यहाँ लिखे। मैं इतना कहूँगा कि समय रहते सूचनाएं थी सरकारों के पास, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया, हम ये जानना चाहते हैं। राघव चड्ढा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघव चड्ढा जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया, उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। आज आप भी विरोध करती हुई सड़कों पर दिखी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है मीडिया का दबाव बना किरण जी। जब अविनाश और अमन जैसे बच्चों की मौत हुई तब सब जागे, तब तक गहरी नींद थी। ऐसे तो नहीं कह सकते, एक्शन लेना सरकार का काम होता है, मेरा काम नहीं कि मैं एक्शन लूं। मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरे से कोई सलाह मांगे मैं दे सकती हूँ, मगर जाकर एक्शन तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। ये तो अन्ना जी आप अप्रिशिएट करेंगी कि उनका दायित्व होता है। तो इस समय जिनका दायित्व था वो ये ब्लेम गेम नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली ब्लेम गेम बन गया है। और जिनके घरों में मौतें हुई हैं, शायद हम लोग के टेलीविजन पे वो चेहरे देखने पसंद नहीं करेंगे कि शायद एक दूसरे पर हम लगा रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक न्यूट्रल शब्द है। उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो जनता की भलाई के लिए करते हैं।
तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है कि हम कैसा शासन करते हैं। कुशासन है कि सुशासन है, ये जनता ही निर्णायक है। हम लोगों को जनता ने गलत समझा और हम लोग इलेक्शन हारे। मगर जो आम आदमी की पार्टी आम आदमी के लिए खड़ी थी, उसने आम आदमी को ही सबसे बड़ा धोखा दिया। और सिर्फ जब से सत्ता में आए हैं, पुलिस खराब, केंद्र खराब, एलजी खराब, एक दिन सारी जनता को भी खराब बोल देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खराब, एंटी करप्शन ब्रांच खराब, तो ऐसे बिजली वाले खराब। तो ये जो स्टाइल है फंक्शनिंग का, जस्ट ब्लेम एवरीबॉडी, ये ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा गया, खासकर डेमोक्रेसीज में। तो ये जो इनका स्टाइल था, इसमें इन्होंने सोचा कि हम जो कुछ भी होगा किसी ना किसी को तो ब्लेम कर ही देंगे। मगर उस समय डेंगू के बारे में सोचने के बजाय CYSS जो इलेक्शन इनकी पार्टी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़ रही थी, वहाँ पे एक रॉक कॉन्सर्ट में पार्ट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको तो ये चीज़ें नहीं सोचती थी जब हम शासन में थे। तो उस समय गंभीर स्थिति थी और उससे पहले बहुत गंभीर थी, जो कि सोचने का समय था। मुद्दा बीमारी का इलाज और अस्पताल और बेड्स की कमी नहीं है, मुद्दा उस मच्छर को क्यों नहीं ट्रीट किया गया, उसको क्यों नहीं खत्म किया गया जिसने ये व्यवस्था पैदा की। एहतियाती कदम क्यों नहीं शुरू में? जी हाँ, तो इसमें माफ करना, वो लोग MCD को ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा ठीक रहा, किसी के भी सिर पे ठोके तो कुछ ना कुछ हम तो बच जाएंगे, उनका स्टाइल है। मगर इधर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे समय में भी MCD ने हमें लिखा इस चीज़ के फंड नहीं है, उस चीज़ के फंड नहीं है, कीटाणुनाशक दवाइयाँ जिससे कि फ्यूमिगेशन होता है, धुआं फेंकते हैं, वो भी नहीं है। तो हम लोगों ने फिर भी कैबिनेट डिसीजन दिया। में भी डेंगू किस तरह से परेशान करता था दिल्ली वालों को याद होगा। मैं लौटूंगी मैम आपके पास। हमने बजट दिया और मिलकर इनके कमिश्नर साहब, इनके डॉक्टर मोगा जो हेल्थ कमेटी के इंचार्ज थे, उन सबसे कांग्रेस और बीजेपी की ज्यादा पड़ती होता है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कम पड़ती है, कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है फिलहाल। लेकिन ये तो मुश्किल की बात यह है कि ऐसे वक्त पर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ बाबा रामदेव भी जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर। स्वामी जी, मुझे पता है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तमाम इलाज और इंतजाम बताए हैं कि कैसे इलाज किया जा सकता है डेंगू का, ये चीजें खानी चाहिए। हालांकि दर्शकों को हम जरूर बता दें कि अगर आपकी हालत खराब है, सबसे पहले आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इस तरह के इलाज घर पे किए जा सकते हैं। लिक्विड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो सब आपको लेने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आपको कौन नाकाम दिखता है, किसकी बड़ी नाकामी दिखती है स्वामी रामदेव? देखिए, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो या समाज के लोग हो, सब लोगों को इस बात के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा कि चारों तरफ गंदगी ना फैले, पानी जमा ना हो, जहां की डेंगू के मच्छर को पनपने का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। इन चीजों का बचाव करना पड़ेगा और साथ साथ में आदमी को मच्छर ना काटे इसके लिए अब कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। लेकिन आदमी ये सारे प्रिकॉशन एक हद तक ले सकता है। आदमी का मुंह भी खुला रहता है, हाथ भी कहीं ना कहीं से खुले रह जाते हैं। सुबह आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, वहीं मच्छर काट जाता है, या घर में कहीं बाल्टी में कहीं टब में पानी भरा हुआ है, या अक्सर लोग बर्तन साफ करते हैं तो रसोई बाहर की ओर होती है, वहां पर भी एक टब में पानी भर देते हैं और उसी में मच्छर जो है अंडे दे देता है और बहुत तेजी से फैलता है। तो जो है छिड़काव आदि करने से, तमाम तरह की प्रिकॉशन लेने से इसको कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। कोई कलयुगी अवतार नहीं है ये। हाँ, ये सच है कि आज जैसे डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, ऐसे 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसके ऊपर प्रिकॉशन लेने की तो बहुत जरूरत है। और उसके बाद ये भी जरूरत है कि डेंगू का एक भय भी लोगों के दिमाग में बैठा दिया। डेंगू माने मौत का पर्याय, ऐसा नहीं है। डेंगू में खाली 3 सिम्टम्स होते हैं। एक फीवर हो जाता है, प्लेटलेट घटने लगते हैं, लिवर के ऊपर इफेक्ट होने से उल्टी आदि आने लगती है। इन तीनों सिम्टम्स को हम आसान तरीकों से जो है खत्म कर सकते हैं, इनसे पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये सच है कि एलोपैथी में जो किट बनी है उससे जो है एंटीजन नाम का जो टेस्ट, पॉजिटिव जो टेस्ट करते हैं हम, उससे पता लग जाता है कि जो डेंगू का जो वायरस होता है उसका प्रोटीन डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद उपचार क्या है? वो फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, क्रोसिन देते हैं। फिर कोई उल्टी आदि हो गई तो उसमें एमसेट आदि देते हैं। अब ये चीजें कई बार कारगर नहीं होती। ज्यादातर रोगियों को होता क्या है कि प्लेटलेट चढ़ाने पड़ जाते हैं और प्लेटलेट चढ़ाने के बावजूद भी प्लेटलेट गिरते रहते हैं।
तो मैंने एक सामान्य उपचार इसका ये बताया कि भाई ये कोई ऐसी भयावह बीमारी नहीं है, कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है। आप मात्र जो है ये गिलोय जो पूरी दिल्ली भर में, इसको पी करके बुखार को, जो डेंगू से रिलेटेड बुखार है, ऐसे तो ये सामान्य बुखार से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू के बुखार से लेकर के, हमने इसके ऊपर डोपिंग टेस्ट भी किया है, इसके ऊपर कई तरह के साइंटिफिक रिसर्च भी किए। किसी भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से लेकर के किसी भी बैक्टीरिया आदि के और किसी भी वायरस के अटैक को ये रोकता है 100%। इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है। गिलोय प्लेटलेट को बढ़ाता है और बुखार को एकदम से कम कर देता है। फिर ये जो एलोवेरा है ये प्लेटलेट को भी बढ़ाता है और लीवर फंक्शन को भी अच्छा करता है। अनार और ये जो है पपीते के पत्ते, ये तो सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं और इनसे हम डेंगू से लड़ ही नहीं सकते, डेंगू से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जी आपको रोक के मैं ये बीच में टोकना चाहती हूँ। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अस्पतालों पे ताला लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए ये सब उपाय है, लेकिन लोगों को डॉक्टर के पास जाने दीजिए, क्योंकि बच्चों की मौत हो रही है इस बीमारी से। मेडिकल साइंस से तो आगे नहीं निकल गए बाबा रामदेव। देखिए सब मामलों में तो नहीं है, मैंने कहा टेस्टिंग भी हमसे एडवांस है, लेकिन इस डेंगू के संदर्भ में भी, लेकिन उपचार में डेंगू में एलोपैथी पीछे है, आयुर्वेद आगे है। हाँ, वो हार्ट सर्जरी में आगे हो सकते हैं, वो लीवर की सर्जरी में आगे हो सकते हैं, वो और दूसरे प्रकार के जो है शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशंस में हमसे कई मामलों में आगे हो सकते हैं, लेकिन डेंगू में एलोपैथी से आयुर्वेद आगे। और मैं तो कहता हूं इसको राजनीतिक मुद्दों से या तमाम तरह के एलोपैथी आयुर्वेद किसी भी पैथी की बात नहीं, हमें तो उन रोगियों से सिंपैथी होनी चाहिए जो बच्चे हैं, महिलाएं जो बेमौत मर रहे हैं डेंगू के कारण से, उनको हम कैसे। नहीं हुई दिल्ली में, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए, विज्ञापनों पर खर्च होता रहा, लेकिन विज्ञापनों में कहीं मच्छर डेंगू जैसी कोई चीज ही नहीं दिखी। मतलब आपने ना अवेयरनेस का कार्यक्रम किया दिल्ली में, ना आपने फॉगिंग कराई, तो फिर परिणाम ये होने थे। तो फिर जवाबदेही तो दिल्ली सरकार की बनेगी ना स्वामी जी। मैंने कहा, मैंने माना इस बात को कि फॉगिंग होती और दूसरे प्रिकॉशंस लिए जाते तो इतना, फॉगिंग होती और प्रिकॉशन लिए जाते तो इतना, दोनों जिम्मेदार हैं या नहीं है? दोनों जितना आज देखने को मिल रहा है, ये सच है। दोनों जिम्मेदार है कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों जिम्मेदार है कि नहीं? केंद्र सरकार भी, क्योंकि एमसीडी एनडीएमसी में बीजेपी का शासन है, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थे। ये तमाम सवाल है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि लोगों की इसमें, क्योंकि डॉक्टर से भी यहां पर मौजूद है, तो डॉक्टर से भी अगर आपको सवाल करना है तो आप लोग ही सवाल कीजिएगा। पूछे साहब। देखिए, सबको पता है डेंगू हर साल आता है, सबको पता है इससे हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं, लेकिन क्यों सरकार की नींद तब तक नहीं चेतती जब तक 25-50 बंदे मर नहीं जाते? क्यों सरकार का एक्शन प्लान तब तक सामने नहीं आता जब तक 25-50 बंदे मर नहीं जाते? मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा, हालांकि आम आदमी वाले यहां दिख नहीं रहे, कि क्या राघव चड्ढा जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब लूंगी इसका। मैं तीनों पार्टियों से यह पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं स्टैंडर्ड परमानेंट इंस्ट्रक्शंस इश्यू की जाती, ताकि किसी भी सीजन में कोई भी पेशेंट डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू का पहुंचे तो उसको बिना किसी हील हुज्जत के ट्रीटमेंट मिले, ताकि बेमौत मौत को रोका जा सके। राघव चड्ढा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये पहला सवाल आप ही से मैं लेना चाहती हूँ राघव, जो बात एक आम आदमी दिल्ली का समझ सकता है, वो सरकारों को समझने में इतना देर क्यों लगा? मुख्यमंत्री साहब अस्पताल में दिखे, लेकिन क्या वो अविनाश और अमन की मौत का इंतजार कर रहे थे जागने के लिए? देखिए अंजना जी, मैं पहले ही शुरुआत में ही आपको बता दूं कि मैं इस बात का या इस पूरे मुद्दे का कतई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, और ना ही आप मेरे बयान में पाएंगे कि मैं कुछ भी राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ भी उस संदर्भ में आपके समक्ष रख रहा हूं। परंतु 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार फरवरी 2015 में बनी, उस पहले दिन से ही हमारी डेंगू, मलेरिया और इस प्रकार की अन्य बीमारियों को रोकने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कार्य शुरू करा। उसी के चलते हमने ये पाया कि आज दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल बेड्स हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, उनमें 300% का इजाफा हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में। राघव जी, आपको बीच में रोक रही हूं सर, लेकिन आपकी पहली मल्टी एजेंसी सरकार की मीटिंग कब हुई? जब अविनाश की मौत हो चुकी थी। मंडे को आपकी पहली मल्टी, डेंगू पर सर आपकी मल्टी एजेंसी मीटिंग पहली बार सोमवार को ही हुई है अविनाश की मौत के बाद। आपको मैं बताता हूँ ये जानकारी आपकी क्यों गलत है कि पहली ऐसी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग नहीं, हमारी पहली मीटिंग अप्रैल के महीने में हुई थी जहां तक मेरी जानकारी है, और उसके बाद हमने जून और जुलाई में डेंगू और मलेरिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जिसमें आपके चैनल के पत्रकार भी आए थे, आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। फिर फॉगिंग क्यों नहीं हुई? मैं नई दिल्ली में रहती हूँ सर, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ, मुख्यमंत्री साहब ही मेरे विधायक हैं,
मेरे इलाके में फॉगिंग नहीं हुई। अब उसके लिए भी आप अगर कुछ आंकड़ा दे सके तो बता दीजिए, क्योंकि फॉगिंग नहीं हुई। बता रहा हूँ जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जहां तक आपने दिल्ली सरकार की प्रिपेयर्डनेस का पूछा, वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहेंगी तो। चाहे 300% बेड्स का इजाफा किया हो, चाहे वो दवाइयां उपलब्ध कराई हो, चाहे वो हमारे अस्पतालों में हो रहे मुफ्त के इलाज हो। परंतु उसके अलावा जो आपने अभी फॉगिंग पे सवाल पूछा, मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, डेंगू बीमारी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, क्यूरेटिव एस्पेक्ट है। क्यूरेटिव एस्पेक्ट ट्रीटमेंट और दिल्ली सरकार की क्या अस्पतालों में हालत है, उस पर चर्चा हो सकती है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है फॉगिंग, साफ सफाई, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, ये सारा जो सारा काम है ये नगर निगम और एमसीडी का होता है। अब एमसीडी ने अगर फॉगिंग नहीं करी, एनडीएमसी नहीं करी, तो वो उनसे पूछ लीजिएगा। तसल्ली से बांट लीजिएगा, मैं आपको कहती हूँ तसल्ली से बांट लीजिएगा एक दिन कहीं पेड़ के नीचे बैठ के कि ये हमने किया, ये उन्होंने किया। लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या दिल्ली सरकार, सर प्लीज, क्या दिल्ली सरकार वक्त पर काम करती सर तो थोड़ी सी बेहतर तस्वीर नहीं होती? अंजना जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तक की बात कर रहे हैं, जवाब देने दीजिए। मैं इनसे आगे की पूछ रहा हूँ, मैं एक घोषणा कर रहा हूँ यहाँ, मैं जानकारी, इसीलिए हमने आपको जी पहले फोन लाइन पर एक मिनट राघव, एक विजेंद्र जी भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी तो डेंगू की एक शुरुआत है, ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। डेंगू का जो पीक सीजन है वो अभी आना बाकी है, अक्टूबर तक रहता है, अक्टूबर एंड तक बिल्कुल, और नवंबर फर्स्ट वीक तक। और अभी तक के जितने आंकड़े पिछले 20 साल में, अगर डेंगू के सबसे ज्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं तो वो अक्टूबर मंथ में हुए हैं, एंड ऑफ सितंबर में हुए हैं। तो अभी लगभग इनके पास और 10 दिन है, जो ये स्थिति अभी है इससे और ज्यादा खराब होने की तरफ बढ़ेगी। ये हमें बताएं कि आने वाले 10 दिन के बाद जो दिल्ली में डेंगू के और बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट्स आने वाले, और मैं अंजना आज फिर कह रहा हूँ 50,000 पेशेंट आज भी है दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, जिसका जवाब देंगे, दोनों का जवाब लेंगे। लेकिन राघव जी कितना रोक पाएंगे उसको? राघव जी वो बताइए आप। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, आप बने रहिएगा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और हल्ला बोल में एक विशेष एपिसोड इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में 1996 में डेंगू का पहला मामला आया था। वहां से आज तक का सफर देखिए, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत की ऐसी यहां पर दस्तूर है जिसकी वजह से अब आज एक 24 घंटे के अंदर 3 लोग डेंगू के शिकार हो गए हैं। हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारों ने ऐसी हालत बना दी है, बजाय इसके कि हम डेंगू जैसी बीमारी को खत्म करते या पर उसके लिए एहतियाती कदम उठाते, हम उसके गुलाम बन गए हैं। वो हर साल आता है, हमें यूं ही परेशान करता है, लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में वाकई जिंदगियों की कोई कीमत नहीं रह गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली की जनता है जो सीधे सवाल पूछ रही है अपने नेताओं से, लेकिन तमाम सवालों का रुख करने से पहले हमारे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से, विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से, और किरण वालिया जी हैं। लोगों का सबसे ज्यादा सवाल विजेंद्र जी ने भी आपसे पूछा है, राघव चड्ढा आप ही से सवाल है, और एक शख्स यहाँ पर और है जिनका सवाल लेने के बाद ही मैं आपका जवाब लूंगी। मेरा सवाल यह है कि कल दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, अपर कैप लगाया था डेंगू के टेस्ट के लिए 600, और आज ही मैंने अपने बेटे का टेस्ट कराया लाल पैथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। उन्होंने 950 रुपये डेंगू के टेस्ट का लिया और प्लेटलेट्स के लिए 100 रुपया लिया है, जो कि कल हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 50 रुपये होगा इसका अपर कैप। तो मैं आम आदमी पार्टी की सरकार से या इनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ ऑर्डर करेंगे या इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे? राघव चड्ढा जी जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल अंजना जी। और हम तो सदैव से ये बात कहते हैं कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक ऐसी जागरूक जनता हमारे साथ नहीं खड़ी। आज इन्होंने अभी एक लैब का नाम लिया, उनका पता बताया। मैं शो खत्म होते ही 7:05 पे अपने हेल्थ मिनिस्टर जी को फोन करूंगा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसी समय कार्रवाई करें। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जब से हमने ये अनाउंस करा है, अपर लिमिट फिक्स करी है कि 600 रुपए से अधिक में किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं वसूले जा सकते डेंगू के टेस्ट के लिए। कम से कम 5 लैब्स को सील किया जा चुका है, और जो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जो बेची जा रही थी, उन सारी जिसके लिए भी बैन करा गया था, उन दवाइयों को भी जो मेडिकल स्टोर्स बेच रहे थे उनको भी नोटिस इशू कर दिया गया। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ काम करेगी। इस प्रकार की जो भी सूचना आपके पास है तुरंत सरकार को बताइए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो आपने अभी केस बताया है इस पे सख्त कार्रवाई करवाएंगे। दूसरी चीज जो अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, मैं उस पर भी अपनी बात रखना चाहूंगा।
मैं राजनीति नहीं करना चाहता और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, वो भी राजनीति ना करें। पर और जो विजेंद्र जी ने सवाल किया मैं उसका जवाब उन्हें दे देता हूँ। देखिए आज दिल्ली में लगभग 10,900 हॉस्पिटल बेड्स दिल्ली सरकार के हैं, 10,810 बेड्स केंद्र सरकार के हैं और 25,000 बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। और आज मैं ये कह रहा हूं, चाहे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉगिंग की, साफ सफाई की एमसीडी की है और एमसीडी को ही वो काम करना है, परंतु आज यदि आपको हमसे कोई भी मदद चाहिए, आपको अगर ये लगता है कि हम आकर मदद करें, हम आकर साफ सफाई करें, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। राजनीति करने के लिए बहुत साल मिलेंगे, बहुत दिन आएंगे, बहुत मुद्दे मिलेंगे। आज लोगों की मौत पर, लोगों की लाशों पर, इस बीमारी पर कम से कम राजनीति नहीं करते। हम आज संकल्प लेते हैं कि इस पर राजनीति नहीं करेंगे। में आप इशू कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आज आप संकल्प लेते हैं। और मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से कहना चाहूंगा 4 महीने पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यदि वो जो 50-100 लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए, यदि वो डेंगू का जागरूक कैंपेन करते, यदि गली में डेंगू अवेयरनेस कैंपेन करते तो ज्यादा बेहतर होता। राघव, डॉक्टर किरण वालिया भी वहाँ पर थी और वो भी एक सवाल आपसे करना चाहती है। डॉक्टर वालिया वो कह रहे हैं कि आप लोग को वहाँ पर जाकर राघव जी, 526 करोड़ में से एक भी इश्तिहार लगाओ पूरी दिल्ली में, किसी एमसीडी के ऑफिस के ऊपर, किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर, किसी अस्पताल में, किसी मेट्रो में कि बचाव क्या क्या होंगे, उसका जवाब दीजिएगा राघव जी। एक भी इश्तिहार, सब इश्तिहार कह रहे हैं केजरीवाल। राघव जी, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हम आपके साथ राघव जी उसका जवाब वो दे दे, वो जरा उसका दे दे, फिर फौरन आप जल्दी से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा उसके बाद, पहले इसका जवाब देने दीजिए। आज 526 करोड़ का सवाल केवल ये लोग नहीं पूछ रहे, बड़े लोग पूछ रहे हैं। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, और वालिया जी तो मंत्री रही हैं सरकार में, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि 526 करोड़ साल का बजटरी एलोकेशन है। 526 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा नहीं किया है, केवल बजटरी एलोकेशन किया गया है इसी प्रकार के जागरूक कैंपेन चलाने के लिए। और जैसा कि मैंने भी आपके चैनल पर कहा कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे। यदि आपने वो पर्चे और वो बैनर नहीं देखे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक और चीज आपके चैनल पर खर्च करने के तैयार है। राघव जी, आपने डायरेक्टिव दिया कि डॉक्टर सभी लोग 600 रुपए में आपका डेंगू का टेस्ट करेंगे और 50 रुपए प्लेटलेट्स का करेंगे। आपने कभी डॉक्टर के साथ बैठकर कभी ये किया कि ये आपने कैसे इस प्राइस लिस्ट पे पहुंचे? हम बिल्कुल तैयार, हम बिल्कुल सस्ते दामों पे करना चाहते हैं। क्या आपकी सरकार ने कोई सब्सिडी दी डॉक्टर्स को कि चलिए जी ये किट्स हम आपको फ्री दिलाते हैं या किट्स आपको सब्सिडाइज रेट पे दिलाते हैं? क्या इन किट्स के ऊपर आपको वैट नहीं करने पाते? हर एक डॉक्टर, राघव जी, हम आपको बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में इस समय आपके साथ है। हम बिल्कुल कम से कम दामों पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर्स को भी कुछ सहूलियत दीजिए। उनको आप सब चीजें लगाते हैं एज ए कमर्शियल, सब चीजें आप उनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं और ऊपर से सवाल पूछ रहे हैं ना, सवाल का जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं, आप सवाल भी सुनिए सर, आप एक तरफा मत बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखिए, ये हम आपके साथ बैठ के जो अभी तक हम चार्जेस ले रहे थे वो उसी हिसाब से लोग मर रहे हैं अस्पताल में, आपके पास बैठने का टाइम है। हमने कोई भी पैसे ज्यादा, आप ये बताइए, आज दिल्ली के अंदर डेंगू फैल गया है, आज लोगों की जानें जा रही हैं। मैं आपको चाय पर बुलाऊं अपने दफ्तर में और आपसे ये पूछूं कि क्या दाम होने चाहिए? आज लोगों को हमने बचाना है या आप लोगों को बुलाकर ये पूछना है? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, आप सुन लीजिए, अब मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब डॉक्टर साहब बात भी तो सुनिए। अब डॉक्टर साहब दूसरे की बात भी तो सुनिए प्लीज, कृपया कर हमारी बात सुनिए। अब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक करी, वहाँ तमाम एसोसिएशन के लोग भी आए, उन्होंने पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा, देखा क्या टेस्ट की क्या लागत आती है, इसकी क्या लागत आती है, इसका क्या खर्चा आता है, उसके बाद ये करा गया। आज लोगों की जानें कैसे बचाई जाए ये मुद्दा है। आज डॉक्टरों की जेब कैसे भरी जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल के पास कैसे मुनाफा कमाया जाए, आज वो सवाल नहीं है। आज सवाल ये है कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाए। राघव जी एक सेकंड प्लीज, जरा सा रुकिएगा, क्योंकि लोग हैं यहाँ पर, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए आप। सब अपने अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बचाव की तो किसी को चिंता ही नहीं लगती। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि सर, इस देश में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है
और आज इस प्रकार कुछ पैसे ना होने की वजह से क्या डॉक्टर इतने इनह्यूमन हो गए कि वो पेशेंट्स को भेज दें मरने के लिए वापस? मैं चाहती हूँ डॉक्टर रवि मलिक इसका जवाब दें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेके आते हैं, तो हर वक्त अगर हम ब्लेम करते रहेंगे तो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशन एक तो खराब होगा। ये मान सकते हैं कि कई प्रोफेशन के अंदर हो सकता है ब्लैक शीप्स हो सकता है कि वो लापरवाही से काम करते हो, लेकिन उन डॉक्टर्स का क्या जो 80, 90, 95% जो हैं, जो 8 घंटे काम करने की जगह आजकल 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को नहीं देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पे प्रोत्साहन होना चाहिए मेरे हिसाब से बनिस्बत के। जहां तक प्रिवेंशन का तल्लक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पूरा इलाज करने के बाद भी कई बार मरीज को नहीं बचाया जा सकता। अविनाश को तो कई बार लौटाया सर, आपको बार-बार मैंने बताया। 9 सितंबर एक अस्पताल लौटाता है, 10 सितंबर एक अस्पताल लौटाता है। अंजना जी, उसके बाद से हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे कि अगर कोई मरीज को अनस्टेबल हालत में लौटा रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बच्चे की हत्या है ये, और हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। उस चीज पे गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, उसके परिवार में सोचिए आज किस तरह का मातम होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंजना जी इस वक्त जो संकट की घड़ी है, इसके अंदर हमको सबकी कोऑपरेशन लेनी है, और ऐसे डॉक्टर्स भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए जो कि लगे हुए हैं अपने कामों में, कार्यरत हैं और सुबह से शाम काम कर रहे हैं, ओवरलोडेड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अंजना जी, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि सिर्फ बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक हॉस्पिटल जो है एक डॉक्टर से नहीं चलता, एक पूरा एक टीम वर्क होता है जिसके अंदर नर्सेज है, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस है, जिसके अंदर इक्विपमेंट्स है, ये सब चाहिए। सिर्फ ये नहीं, फिर तो हम सभी पेशेंट्स को बोल देते हैं जी हमारे यहाँ बेड नहीं है, आप अपने अपने एक बेड लेते आइए, अपने घर से एक चारपाई लेते आइए, हम रख लेंगे। इससे हमारी सुविधा नहीं होगी, ये पूरी प्लानिंग से होगा। सिर्फ जब तक हमारे साथ ये जो हम कह रहे हैं कि हम इतने बेड बढ़ा दिए, अनलेस एंड अनटिल उसके साथ साथ हम अपने साथ डॉक्टर्स वहां पे नहीं बढ़ाएंगे, अंजना जी, इसमें एक छोटी सी चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि अगर वहां पर अगर बेड अवेलेबल नहीं है और मरीज को भर्ती कर लेते हैं और उसको प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, सपोजिंगली 4 आपके पास पेशेंट रखने की आईसीयू में जगह, आप 8 भर्ती कर लेते हैं क्योंकि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, और उसके बाद मौत हो जाती है, तो डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगेगी कि आपने 8 भर्ती कैसे कर लिए और उनको आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स की भी अपनी मजबूरी है। इट इज नॉट, देयर इज नथिंग टू डिफेंड इट कि अगर कोई पेशेंट कैजुअलिटी में आता है और वो सीरियस हालत में, उसको बिना स्टेबल किए आप कहीं पे नहीं भेज सकते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसको बिल्कुल लाद भी नहीं सकते अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप इसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। हर किसी को लोग गुस्से में गाली देते हैं, लेकिन डॉक्टर के आगे साहब जरूर लगाते हैं, तो कुछ तो वजह होगी उसकी। लोगों को लगता है कि भगवान का रूप है, इसीलिए शायद वो 5वें आदमी को भी खड़े होकर इलाज, इसीलिए अंजना जी जो ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशन है उसी के लिए वी आर कंसर्न। सौरभ भारद्वाज अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत देर से आपसे संपर्क हो पाया, राघव जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात जो आ रही है ये जो नीजक रिएक्शन है, 100 बेड यहाँ बढ़ा दो, ये कर दो अचानक, या फिर अगर कुछ लैब्स हैं जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो उनको सील कर दो, फिर आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? उन्हीं लैब्स में टेस्ट होने हैं, हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। देश भर में लगभग 20,000 डेंगू के केसेस इस साल हो गए हैं, 2,000 के आसपास दिल्ली में। ऐसे में आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस रोजाना सुबह में आते हैं, कुछ ऐलान होते हैं और शाम को वहीं पर आप चले जाते हैं। यह है सीधा जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनका कहना। देखिए अंजना जी, WHO कहता है कि इस तरीके के देशों के अंदर 5 बेड प्रति 1000 पॉपुलेशन के होने चाहिए। दिल्ली के अंदर ये आंकड़ा जब हमने सरकार संभाली तो 2.7 बेड्स पर 1000 लोग, पर 1000 लोगों पे 2.7 बेड हैं। देश के अंदर ये आंकड़ा 1 से भी कम है, 1 से भी कम बेड है 1000 के अंदर। ये बात हम समझते थे, तभी हमने दिल्ली का बजट जो 2 महीने पहले ही आया है उसके अंदर हमने प्रावधान किया कि हेल्थ सेक्टर के अंदर पैसा बढ़ाने की जरूरत है, बजट भी बढ़ाया है। एक जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओवरस्ट्रेच करने की एक लिमिट है। दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड हैं, बाकी 40,000 बेडों में से 20,000 प्राइवेट के हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ MCD के हैं। तो हमने जो अपने 10,000 बेड्स हैं उनको ओवरस्ट्रेच करने की कोशिश में भी 1000 बेड्स ही बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मुश्किल काम है। बात हो रही है कि बेड बढ़ाने से भी सुविधाएं हो सकती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स को निर्देश दिए जा रहे हैं। आप लोगों का इतना बड़ा एसोसिएशन है। आज भी हमने कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अवेयरनेस कैंपेन के लिए कहा है, जैसे किसी हमारे किसको कहा?
सबको, अब मीडिया के थ्रू हमने सबको बोला है, और हमारी तरफ से ट्विटर के थ्रू वेबसाइट के थ्रू सब इंफॉर्मेशन जारी है। और देखिए, इलाज सिर्फ ये है कि एक तो हम पानी खूब पिए, हम पानी खूब पिए, रेस्ट करें, क्योंकि 2 से 2.5 लीटर, इसके 3 लक्षण होते हैं। प्लेटलेट चढ़ाने के अलावा प्लेटलेट देखिए, इसका क्या इलाज है? डेंगू 3 फॉर्म में हो सकता है। एक सिंपल इलनेस जो 99% को होगी, जिसमें कुछ नहीं करना आपका। 99% आप अपने घर में अपने आप दवाई मत लीजिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, पैरासीटामोल यदि आपको जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं लीजिए। अमूमन होता है लोग एस्प्रिन डिस्प्रिन जैसी दवाई लेने शुरू कर देते हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकती है। पैरासीटामोल लीजिए, कोई दवाई नहीं। लिक्विड्स बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। प्लेटलेट काउंट खुद राइज करता है, बस आपको आराम करना है। एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऑफ द काउंटर आप दवा लेकर खाएंगे तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। सवाल यहाँ पर एक सवाल है, जल्दी से हम कार्यक्रम का अंत करना है, जल्दी से। अपने आप ही तो प्लेटलेट बढ़ता है। बीजेपी से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनकी सरकार है, तो अगर ये एमसीडी टाइम पे काम करती, घर घर जाके जागरूक करती, तो आज ये नौबत नहीं आती। फॉगिंग वक्त पे हुई होती, तो फॉगिंग वक्त पे हुई होती। अब इस कार्यक्रम का हमें अंत करना पड़ेगा। किरण जी, 2 लाइन में जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। हमारी दिल्ली में मुझे स्वच्छ भारत के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, और ये जो भी मन की बात में कहा जा रहा है वो व्यवहार में उन्हीं के द्वारा जो एजेंसीज है वो नहीं कर रही हैं। इसलिए ये प्रिवेंटेबल है, तो उसमें राजनीति करी दी। एक्सक्यूज मी, नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। नहीं सर, उनको राजनीति करने दीजिए, आप काम कर लीजिए। सच्चाई है, कांग्रेस का काम है डिस्करेज करो। नहीं, उनको राजनीति करने दीजिए। एक सेकंड, लोगों ने किया नहीं। सच्चाई है, नए रिकॉर्ड बनाए, और आप जब सरकार काम करना जोड़ दिया और फुटबॉल बना के रख दिया। चलिए, इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का हम अंत करते हैं। लेकिन विजेंद्र जी चलते चलते हाथ उठा के उनको राजनीति करने देंगे, हम काम करेंगे। एमसीडी और एनडीएमसी फॉगिंग कराएगी, लगातार कराएगी, रोज कराएगी। खत्म करना हाथ उठा के चाहिए, बोल दीजिए। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। कौन बढ़ानी चाहिए? नहीं, एमसीडी को करना चाहिए, एनडीएमसी को करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए। आप देखते रहिए आज तक।